अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की बात में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान कायनात। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने पॉपुलर सेगमेंट आगाही लोगों की में आपकी मुलाकात करवाते हैं हमेशा ही किसी सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियत के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका टूरिज़्म में एक जाना पहचाना नाम है। मेरी मुराद अली खोखर साहब से है, तो चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं अली खोखर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया कायनात आपका और आपकी टीम का, और माशाल्लाह स्पेशली CT2 न्यूज़ चेयरमैन शहबाज अली मोहसिन साहब का, जिन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में माशाल्लाह मदऊ किया, और बहुत आप लोगों ने मोहब्बत प्यार का शुक्रिया। जी अली भाई, आपका टूरिज़्म में एक जाना पहचाना नाम है, इसकी क्या वजह है? बेसिकली मैं काफ़ी पुराना इन मामलात में हूँ, बल्कि मैं 16-17 साल की एज में जो थी ट्रैवल शुरू की थी, और मुख्तलिफ़ कंट्रियों में मैं ट्रैवल करता करता आज जो है मैं कम से कम 3 से 4 साल 5 साल तकरीबन हो गए हैं जो कि टूरिज़्म की फ़ील्ड में हूँ, और इस टाइम मैं टर्की के अंदर सेटल हूँ। अली भाई, टर्की जाने का प्रोसेस क्या है? बेसिकली इसका प्रोसेस ये है कि पहले तो मैं इसका इशू बता दूं कि जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनका इशू क्या है। हमारे पास जो इंक्वायरीज़ आती हैं वो ज़्यादा ये आती हैं कि वो उनकी ख्वाहिश भी होती है टर्की में जाना विद फैमिली और इस तरह के मामलात, लेकिन जब उनसे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछा जाता है तो उनके पास बैंक स्टेटमेंट का जो है ना सबसे मेन इशू होता है कि लोग बैंकों में जाना पता नहीं पसंद नहीं करते, या उनको इतना शऊर नहीं है, या पैसे वो घर पर रख देते हैं। तो उनका मेन इशू तो होता है बैंक स्टेटमेंट, और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर ही जो टर्किश एम्बेसी है वो आपको उसी से जज करती है कि आप कितने वेल्थी हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आप हमारी कंट्री में जाएंगे तो मतलब वहीं तो नहीं बैठ जाएंगे कि आपके पास फाइनेंशियली कोई स्ट्रॉन्ग पावर ही ना हो। अली भाई, बैंक स्टेटमेंट कितनी होना लाजिम है? बेसिकली तो जो फैमिली के लिए है, हस्बैंड वाइफ हों या 2 बच्चे भी हों, कम से कम आपके पास 15 से 20 लाख रुपया बैंक में मौजूद होना चाहिए, और उसमें खाली मौजूद होना ही खाली मकसद नहीं है, उसकी ट्रांजैक्शन जो है उससे आपको देखा जाता है कि आप किस तरह से। मैक्सिमम कितनी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए इस चीज़ में? ट्रांजैक्शन जारी बात है, ये जो एम्बेसी है लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट जो है एक्सेप्ट करती है। अगर 6 मंथ हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो टर्किश एम्बेसी है ये जब आप उनको केस अपना सबमिट करते हैं तो वो बैंक को कॉल करते हैं, आपके अकाउंट की सारी डिटेल लेते हैं और जानते हैं कि अकाउंट कितना पुराना है और इसकी क्या वर्थ है। तो फिर उस हवाले से वैसे तो टर्की एम्बेसी जो है लास्ट 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करती है। अली भाई, ये जो टर्की जाने के लिए जो प्रोसेस है, क्या उसमें कोई कंपनी को हायर करना पड़ता है? बेसिकली इस तरह है कि बिल्कुल जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको देखते हैं कि आपका कारोबार क्या है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम जो है आपने वो ज़रूर उनको शो करनी होती है, चाहे वो कंपनी की सूरत में करें। स्पेशली तो यही होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, क्या आप जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं। इसके लिए किसी एम्बेसी से रब्ता करना पड़ता है? जी बिल्कुल, एम्बेसी खुद तो डायरेक्टली डील नहीं करती, लेकिन इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे अपने सेंटर बनाए हैं, ऑफिसेज बनाए हैं, जिनको एनातोलिया सेंटर भी कहते हैं, और पहले तो फेडेक्स जेरी ऑफिस जो थे वो इनको डील करते थे। अली भाई, लोग टर्की इतना मूव क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? क्या उसकी करेंसी बहुत हैवी है? नहीं, असल में तो अभी तो लीरा बहुत डाउन हो चुका है, क्योंकि टर्की ने टोटली बाइकआउट कर दिया है इसका डॉलर का, तो लीरा अभी तो डाउन है। लेकिन जो ज़्यादातर लोगों की जाने की वजह है वो ये है कि इस टाइम पूरी दुनिया में इतनी आसान एक्सेस किसी कंट्री की नहीं है जितनी को टर्की की है। इस टाइम टर्की वीज़ा बड़ी आसानी से अब दे रहा है, तो लोग जो हैं ज़्यादा इस तरफ, या फिर दुबई का वीज़ा आपको पता है कि विजिट वीज़ा विद इन अ वीक और 3-4 डेज़ में मिल जाता है, तो लोग ज़्यादा उधर करते हैं रुख। लेकिन लोग गल्फ़ कंट्रियों से इसलिए थोड़े से नामनासब समझते हैं उसको जाना, क्योंकि वो अरबाबों के और वकीलों के कफ़ीलों के मामलात जो हैं उनके अंडर रहना पड़ता है। तो टर्की में ये है कि लोग आज़ाद हैं, यूरोपियन स्टाइल है, तो ज़्यादातर लोग उधर जाना पसंद करते हैं।
अली भाई, ये जो लोग वहाँ पे जाके बिजनेस करना चाहते हैं उसके लिए क्या प्रोसेस है? देखिए, वहाँ बिज़नेस मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस हैं। पहली चीज़ तो उसका मैं एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको बता दूं कि जो बिज़नेस करने के लिए जाते हैं, उनको जो इशू आता है वो मेन इशू है लैंग्वेज का। क्योंकि टर्किश जो हैं वो कोई और लैंग्वेज नहीं बोलते और वो सिर्फ टर्किश को ही प्रेफर करते हैं। तो हमारे लोग जो जाते हैं उनको अगर माशाल्लाह अगर कोई बड़ा एजुकेटेड बंदा वहाँ चला गया है तो उसको जारी बात है टर्किश नहीं आती, चाहे वो उसको इंग्लिश अच्छी आती है, लेकिन टर्किश जब वो इंग्लिश बोलेंगे नहीं आपसे तो आपको डिफ़िकल्टी आएंगी इसमें। तो पहली चीज़ तो ये है कि लैंग्वेज का इशू होता है जिसकी वजह से आप कारोबार को करना थोड़ा सा मुश्किल फील करते हैं, लेकिन आस्ता आस्ता चीज़ें हो जाती हैं। अब आते हैं कारोबार की तरफ कि कारोबार वहाँ कौन कौन से कारोबार हो रहे हैं। लोग बहुत बड़ी, आपको पता है कि टर्की एक हब है टूरिज़्म के हवाले से, तो लोग एक टूरिज़्म का काम भी बहुत कर रहे हैं। लोग ये सनती शहर है गारमेंट्स और टेक्सटाइल के हवाले से भी, और लोग टेक्सटाइल का भी बड़ा काम कर रहे हैं। यूके वगैरह में बहुत सारी टेक्सटाइल हमारी जो टर्की से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला चलता है और यूरोप में भी बहुत जारी है। उसके बाद लोग ये मुख्तलिफ कंसल्टेंसी लीगल के हवाले से वो भी काम कर रहे हैं। जो मेन बड़ा काम है वो है रियल एस्टेट का, जो कि आपको पता है कि इस टाइम टर्की जो है सिटीजनशिप भी दे रही है, और पहले तो $2.5 लाख पे थी और अब डॉलर की कोई अप डाउन होने की वजह से अब मेरे ख्याल में अमाउंट थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन ये है कि रियल एस्टेट की बहुत बड़ी मार्केट है। अली भाई, बिजनेस के अलावा टर्की में ऐसी क्या चीज़ है, क्या क्या चीज़ें हैं कि जो लोग इतना अट्रैक्ट होते हैं? हाँ, टर्की, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि टर्की एक खूबसूरत कंट्री है, चाहे वो कंट्री के हिसाब से ले लें और चाहे वो लोगों के हिसाब से। कदीम भी है और उसमें बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं, और मजहबी लिहाज से भी ये बहुत आगे है। मजहबी लिहाज से भी बहुत सारे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिसमें हज़रत अयूब अंसारी आपके बड़े जलील क़दर सहाबा इकराम में से हैं, उनका रोज़ा पाक वहाँ पे है। दूसरा ये है कि जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है कुनिया में, और इस हवाले से ये है कि दूसरी तमाम, आपको पता है पहले टर्की का जो टोटली होल्ड था वो सऊदी अरब मदीना पाक में ज़्यादातर था। तो जितने आपके तबरकात हैं, ज़िंदगी की इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, वो सारी टर्की म्यूज़ियम में पड़ी हैं, कौम कपी में। सर, पाकिस्तानी हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वहाँ पे जाने वाले लोगों की जो है वो बिज़नेस जो करना चाहते हैं उनके लिए और आसानी पैदा हो सके? कायनात, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें मैं थोड़ी सी बड़ी डिटेल के साथ ब्रीफिंग कर दूं कि देखें, इससे अच्छा और तल्लक कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान और टर्की के दरमियान के सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी जो लीगली जा रहे हैं और वो अपना वीज़ा 1 ईयर के लिए और 2 ईयर के लिए कन्वर्ट करने की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त है, ना कि आपको पता है कि इस टाइम इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये अगर वो जाते हैं तो उनको वीज़ा तो अलाउ होता है, लेकिन वो आगे उसकी एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो इससे बड़ा मैं समझता हूँ एक अच्छा तल्लक तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हो नहीं सकता। सर, क्या आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ग्रूमिंग सेंटर होना चाहिए जिसमें अलग अलग जो है लैंग्वेजेस सिखाई जाएं, जिसमें जाने वालों को मज़ीद आसानी पैदा हो सके? जी बिल्कुल, ऐसे अदारे बहुत सारे काम कर रहे हैं, और इवन हम लोग भी जो है अभी 2 ऑफिस लाहौर में स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें हम मुख्तलिफ लैंग्वेज के ऊपर भी फोकस है, और ऑलरेडी क्लासेस दे भी रहे हैं हमारा स्टाफ जो है ना। वहाँ पे सर जो जॉब्स करना चाह रहे हैं उनकी सैलरी पैकेज क्या है? इसमें कायनात मैं मज़ीद जो है आपके सवाल में मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल कर देता हूँ। ये जो जॉब के हवाले से तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी बहुत सारा हमारा जो है इलीगल भी वहाँ बैठा हुआ है। इलीगल काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए हम लोग रोकथाम भी करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान इस्तांबुल के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी का मेंबर भी हूँ। उसमें हमारी कोशिश यही है कि इलीगल एक्टिविटीज़ को रोका जाए। बाकी रही जॉब के हवाले से, जो इलीगल लोग हैं उनको भी जॉब मिल जाती है, जो लीगली है वो भी, उनको भी जॉब मिल जाती है। जॉब बहुत है, लेकिन उसमें टेक्सटाइल और फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, जिस तरह से हमारे सियालकोट में फैक्ट्रीज़ हैं, लोग काम करते हैं, तो इसी तरह वेरी नेक्स्ट डे आपको जॉब मिल जाती है। अगर आज आप
अराइवल होते हैं टर्की के अंदर तो आपको जॉब नेक्स्ट डे ही मिल जाती है। और उसमें सैलरीज़ जो हैं, सैलरीज़ अभी लीरा के गिर जाने की वजह से अभी लोग 4000 लीरा में भी काम कर रहे हैं। पहले लीरा बड़ा अप था तो 2000 2500 में होता था, अब 4-4 हज़ार में लीरा में भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे। अली भाई, वहाँ की रिहाइश और खाना पीना क्या पाकिस्तान से सस्ता है या महंगा है? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। दूसरा ये है कि वहाँ लाइफ अच्छी है, साफ़ सुथरी है और आप 4000 लीरा में एक सिंगल पर्सन ज़बरदस्त अपनी लाइफ को जो है वो इंजॉय कर सकता है और अच्छी लाइफ गुजार सकता है। वहाँ सैलरीज अच्छी हैं, जॉब मिल जाती हैं और पाकिस्तान से बेहतर है। अली भाई, यहाँ से जो फैमिलीज टर्की में मूव करती हैं उनके बच्चों की स्टडी के हवाले से क्या प्रोसेस है? जी, स्टडी ये है कि आपको पता है कि टर्की में बच्चों को स्टडी फ्री है जी, लेकिन उसमें ये करना चाहिए कि जो भी वालिदैन या फैमिलीज़ जा रही हैं वो अपने इनके जो स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट है ना वो ज़रूर लेके जाएं ताकि वो उनको वहाँ पे एडमिशन मिल सके। तो दूसरा ये कि टर्किश जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं उनमें स्टडी फ्री है, प्राइवेट में जाएंगे तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। जी, तो नाजरीन, आपने सुना कि अली भाई बता रहे थे कि टर्की का जो स्कूल सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है, पोल्यूशन के हवाले से भी बहुत अच्छा है और वहाँ पर जो फैमिलीज मूव करती हैं उनके लिए जॉब्स और बिजनेस का प्रोसेस भी बहुत इजी है। बस हमें ये करना चाहिए कि हम लोग लीगल तरीके से जो है टर्की में जाएं ताकि हम लोग जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी अच्छी कर सके। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।